हेलो बच्चों, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये 9th क्लास के बच्चों के रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। वैसे ये चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं ये वीडियो में भी बना चुकी हूँ। अगर आप पुरानी मेरी वीडियोस देखेंगे तो ये चैप्टर हो चुका है हमारा। खैर एनीवेज, फिर भी आप लोगों का भी एग्ज़ाम है और इस टाइम पे अभी तो आप लोग कहाँ स्कैन करेंगे पुरानी वीडियोज़। मैं आपके लिए बना देती हूँ वीडियो। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में आपको बताना है, तो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर जो है ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स बच्चों ने पूछे हैं वही वाले मैं टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही डिस्कस करूँगी। हम लोगों ने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ा था। आई होप आपको वो कुछ ध्यान होगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, जिसमें हमने एटम्स को इनडिस्ट्रक्टिबल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला था, और जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि मतलब एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इस तरह के हमने 6 पॉस्टुलेट्स उसके बारे में पढ़े थे। और लेकिन बट द डिस्कवरी ऑफ द 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन हम लोगों को उस टाइम पे पता नहीं था कि एटम के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो हम लोग उनके बारे में अब पढ़ेंगे। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल्स दिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिकली ये थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम जो है वो फर्स्ट थ्योरी है, फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम है। थॉमसन ने ये प्रपोज किया था मॉडल ऑफ एन एटम। ये एकदम क्रिस्पस पुडिंग के जैसे होता है। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिस्पस पुडिंग। मतलब अगर हम लोग एक स्फीयर मान लें जिसमें कि पुडिंग है, तो उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स माना। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। हम एक वाटरमेलन के बारे में भी सोच सकते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, वाइल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके बीज हैं। ठीक है, ये थॉमसन ने ये मॉडल प्रपोज करा। थॉमसन प्रपोज दैट, उनका कहने का क्या मतलब था कि एक एटम जो होता है वो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, मतलब दे आर प्लस माइनस जैसे होते हैं, और जिसकी वजह से एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the results of the experiments carried out by other scientists could not be explained by this model. लेकिन ये मॉडल बहुत ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और जो स्फीयर होता है, पॉजिटिव स्फीयर होता है, वो किसकी वजह से होता है, ये तो बाद में डिस्कवरीज हुई तब पता चला। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मॉडल था वो रदरफोर्ड्स मॉडल था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे और ही वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम। उनको भी बहुत इंटरेस्ट था ये पता करने में कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली बेसिकली होते कहाँ हैं। तो रदरफोर्ड डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करा इसके लिए। इन दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा वो हीलियम पार्टिकल्स जैसे होते हैं, He42, दे वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉयल। उसको उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे करा कि उसको स्ट्राइक करा गोल्ड फॉयल के साथ। ठीक है, अब कहानी ये थी कि भाई गोल्ड फॉयल ही क्यों सिलेक्ट करा। ही सिलेक्टेड द गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। गोल्ड की जो फॉयल होती है बहुत पतली होती है, और दिस गोल्ड फॉयल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक, मतलब 1000 एटम्स जितनी ही थिक थी, इतनी पतली थी। और अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो डबली चार्ज हीलियम जैसे मैंने बताया आयंस जितने होते हैं, उनका मास 4 यूनिट होता है। एंड द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इनमें काफ़ी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, क्योंकि जो गोल्ड एटम्स के अंदर सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं, सब अटोमिक मतलब जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको कहते हैं सब अटोमिक पार्टिकल्स। तो ये हमने एक्सपेक्ट करा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं अगर उनको वो डिफ्लेक्ट होंगे इनसे। ठीक है, मतलब जब ये इससे टकराएंगे अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब अटोमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। इससे ये टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी द लार्ज डिफ्लेक्शंस। लेकिन अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो प्रोटॉन से ज़्यादा भारी होते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन मतलब
बहुत ज़्यादा रिपल्शन या बहुत ज़्यादा अपने जगह से चेंज होना वो नहीं देखा गया. बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. लेकिन उससे कुछ बहुत सारे हमें अलग रिजल्ट्स पता चले. वो क्या थे? उन्होंने ये देखा कि मतलब अगर एक थिन गोल्ड फॉयल है उसके साथ अगर अल्फा पार्टिकल्स को टकराया जाता है तो क्या चेंजेस होते हैं. उन्होंने ये देखा मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल. ये जो है सीधा निकल गए गोल्ड फॉयल से. फिर उन्होंने देखा कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय द स्मॉल एंगल्स. कुछ जो थे डिफ्लेक्ट होके नीचे गिर गए, मतलब स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए. और उन्होंने देखा कि सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड. और कुछ ही ऐसे पार्टिकल्स थे 12,000 में से एक जो कि रिबाउंड हो गए, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में वापस आ गए. ठीक है. इन दी वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड की भाषा में देखा जाए, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू. उनको ये जो एक्सपेरिमेंट था बिल्कुल वैसा ही लगा कि जब आप एक गोली मारो टिश्यू पेपर को और वो वापस आ जाए और आपको हिट करे वापस आके. तो मतलब इतना ही इनक्रेडिबल ये उस वक्त एक्सपेरिमेंट माना गया. Let us think of an activity in an open field to understand the implications of this experiment. हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. Let a child stand in front of a wall with his eyes closed. हमें एक बच्चे को खड़ा कर दिया दीवार के उधर और आंखें क्लोज कर दी. Let him throw the stones at the wall from a distance. और उसको कहा गया कि स्टोन्स फेंको दूरी से. He will hear a sound when each stone strikes the wall. जब भी कोई पत्थर टकराएगा दीवार से तो आवाज़ आएगी. If he repeats this 10 times, अगर 10 टाइम ये रिपीट करे, he will hear the sound 10 times. But if a blindfolded child were to throw stones of a barbed wire fence, most of the stones would not hit the fencing and no sound would be heard. अगर आपने एक मैश, एक ये जो तार का मैश होता है, आप ये देखो ऐसे होता है, दीवार के ऊपर लगाया जाता है चोरों से बचने के लिए. अगर आप यहाँ से कुछ फेंकोगे तो क्या एक्सपेरिमेंट्स होंगे, क्या चीज़ें आप देखोगे? क्योंकि यहाँ पे फेंस में बहुत सारे गैप्स हैं. ठीक है. तो इतने गैप्स हैं कि कई पत्थर सीधा का सीधा ही चला जाता है. ठीक है, वापस नहीं आता. तो ऐसी ही सिमिलर रीजनिंग से रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड करा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. कि ज़्यादातर जो ये स्पेस है एटम के अंदर वह एम्प्टी है. इसके लिए ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधा के सीधा निकल जाएंगे विदाउट टकराए हुए. ठीक है. दूसरा, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट करेंगे अपनी जगह से. क्यों डिफ्लेक्ट करेंगे? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव से टकराएगा तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही थोड़ी जगह है तो हल्की से डिफ्लेक्शन जो है वो दिखाई देगी. और तीसरी चीज़, अब वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री. कुछ होंगे अल्फा पार्टिकल्स जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे. इसका मतलब कि ज़्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज है या ज़्यादातर जो मास है गोल्ड एटम का वो जो है वो बहुत ही छोटी जगह में है. वो छोटी जगह कौन सी है? न्यूक्लियस ऑफ एटम. वो कौन सी जगह है? न्यूक्लियस ऑफ एटम. अब हमें एक क्लियर चीज़ हो गई कि भाई देखो बहुत सारी जगह एटम के अंदर खाली है इसलिए सारे सीधे निकल गए. और एक उसके अंदर प्रोटॉन मतलब कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ है जिससे हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ. और एक चीज़ ऐसी है कि मतलब छोटी से छोटी चीज़ जो है वो कहाँ है, मतलब वो न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर है और वो वॉल्यूम इतना कम है कि एक आधा ही पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होता है. तो 3 ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आ गए. तो इन एक्सपेरिमेंट से हमने ये कंक्लूड करा कि भाई पहली बात, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम नोन एज न्यूक्लियस. तब हमें पहली बार न्यूक्लियस का पता चला कि एटम के अंदर एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. दूसरी चीज़, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मास है वो इसके अंदर है. वो हमें अब पता चला ना कि वो मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जिसकी वजह से ये इतना भारी है. दूसरा, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं न्यूक्लियस के. और तीसरा, न्यूक्लियस का साइज़ भाई बहुत छोटा है एटम के साइज़ से. इसी वजह से 180 डिग्री पे एक आधे की ही डिफ्लेक्शन होती है. ठीक है. तो ये था हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट. अब यह थी कि भाई इसके ड्रॉबैक्स क्या थे. ड्रॉबैक पहला तो ये था कि द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे होते हैं उनको हम स्टेबल नहीं मान पाते. क्योंकि एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन. जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारी भी बॉडी जो है एकदम चक्कर खाने लग जाती है तो उससे एक्सेलरेशन हो जाती है. एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ जाती है. एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं? एनर्जी रेडिएट करते हैं. दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी.
तो वो जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी अपनी लूज करेगा एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। अगर ऐसा होगा तो एटम स्टेबल नहीं होगा, जबकि ऐसा केस नहीं है, तो इसकी वजह से ये वाली जो थ्योरी है हमारी नहीं मानी गई। ठीक है, फिर आती है कहानी बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर्स मॉडल में इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, नील्स बोर ने कुछ और पोस्टुलेट्स दिए। मतलब ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट हो रही थी, तो नील्स बोर ने दिए। उन्होंने बोला कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। इसका मतलब भाई जो एटम होता है उसके कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ एक ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पर वो घूमते हैं। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। क्या? एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, तो इसलिए एटम हमेशा हमारा स्टेबल रहता है, अनस्टेबल नहीं रहता, उसके गिरने का चांस नहीं होता इलेक्ट्रॉन का। तो दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर नोन एज एनर्जी लेवल्स, और ये जो एनर्जी शेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और ये जो लेवल्स होते हैं ये के, एल, एम और एन होते हैं। क्या होते हैं? के, एल, एम, एन, या फिर इनको 1, 2, 3, 4 भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बोहर्स का मॉडल था। अब तीसरी चीज़ आती है न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। 1932 में जे चैडविक ने डिस्कवर किया एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन के अलावा, उसका नाम था न्यूट्रॉन। क्या था? न्यूट्रॉन। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि इसका कोई चार्ज नहीं था और उसका मास जो था वो लगभग प्रोटॉन के बराबर था। इट वॉज इवेंचुअली नेम एज न्यूट्रॉन, इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में नहीं होते। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में होता है और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, और उसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज हैविंग protons and the mass of an atom is equal to the mass of an atom of the mass of an atom is equal to the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom। मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, वही उसका एटॉमिक मास बनाते हैं। राइट, तो ये हमें न्यूट्रॉन की जो हमें बताया, हमारे सामने लेकर आए, वो थे जे चैडविक इन 1932। ठीक है, तो आज की क्लास इधर तक ही। कल मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, और वैलेंसी के बारे में भी बताऊंगी, और आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आप आज के लिए इतना पढ़िए, फिर कल हम आगे की क्लास करेंगे। आई होप कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।